Hey, what's up everyone? Welcome back to the channel Online Commerce Connection. I am Renu Burman. Let's start. Come on the topic. हमारा आज का टॉपिक है थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। कौन कौन सी थ्योरीज है? देखो, थ्योरीज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, क्लासिकल थ्योरी एंड आपकी मॉडर्न थ्योरी। क्लासिकल थ्योरीज कौन सी है? वो थ्योरीज जो आपके पुराने टाइम जब से बार्टर सिस्टम स्टार्ट हुआ उससे पहले से भी हमारे इकोनॉमिक्स ने बहुत टाइप की थ्योरी दी हुई है, वो क्लासिकल थ्योरीज में आएंगी। उन्हीं थ्योरीज को मॉडर्नाइज करके जो थ्योरीज बनी है उनको आप मॉडर्न थ्योरी में लेके आते हैं। तो अभी हम क्लासिकल थ्योरी से स्टार्ट। जो हमारी थ्योरी है, थ्योरी ऑफ मर्केंटलिज्म, क्या है? कहता है एक नेशन की वेल्थ को तभी जाना जाएगा, तभी उसकी वेल्थ को ज्यादा माना जाएगा अगर उसके पास गोल्ड एंड सिल्वर का भंडार है, तभी वो बिजनेस, तभी वो नेशन स्ट्रोंग माना जाएगा। कहता है ऐसे कैसे भाई साहब? कहता है अगर कोई बिजनेस है या फिर कोई अगर नेशन है, उसके पास गोल्ड और सिल्वर ज्यादा अमाउंट में है, तो इट मीन्स उसके पास कैपेबिलिटी है कि वो ज्यादा से ज्यादा चीजों को एक्सपोर्ट कर पाता है, ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएगा, प्रोडक्शन करके एक्सपोर्ट कर पाएगा। ठीक है, कहता है, देखो पढ़ो बेटा। थ्योरी ऑफ मर्केंटलिज्म कहती है वेल्थ ऑफ नेशन बाय द साइज ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर ट्रेजर। कहता है एक नेशन के पास गोल्ड और सिल्वर का एक भंडार है, उसी भंडार से उस नेशन की फाइनेंशियल वेल्थ यहाँ पे मानी जाती है। जितना उसके पास गोल्ड सिल्वर होगा उतना ही वो देश फाइनेंशियली वेल्थ होगा। ठीक है, कहते ओके, समझ में आ गया। और थ्योरी क्या बोलती है? कहते थ्योरी बोलती है अगर आपके पास गोल्ड और सिल्वर ज्यादा है तो आप एक्सपोर्ट को इनकरेज करते हैं, मीन ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं और उसको बाहर बेचते हैं। बट ये थ्योरी ये क्या बोलती है? कहता है ये इंपोर्ट को डिस्करेज करती है। मेन फोकस ऑन दिस थ्योरी ऑन एक्सपोर्ट एंड डिस्करेज इंपोर्ट। क्या मकसद है थ्योरी का? आपके एक्सपोर्ट को बढ़ाना, इनकरेज करना एंड इंपोर्ट को डिस्करेज करना, इस मेन थ्योरी का यहाँ पे काम है। कहते क्या क्या इस थ्योरी में क्या है? कहते थ्योरी में सब कुछ अच्छा है भाई साहब। इन्होंने एक छोटा सा एक पॉइंट ले लिया, छोटे से पॉइंट के यहाँ पे क्या पॉइंट लिया? गोल्ड और सिल्वर ट्रेजर। जिस कंट्री के पास, जिस नेशन के पास गोल्ड और सिल्वर ज्यादा है तो वो यहाँ पे अपना बिजनेस अच्छे से स्टैंड कर पाएगी और इतनी कैपेबल है कि ज्यादा प्रोडक्शन कर पाए, इतनी कैपेबल है कि ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाए। बट वो इंपोर्ट करने के लायक यहाँ पे हम उसको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे डिस्करेज कर रखा है इंपोर्ट को। बट इसकी लिमिटेशंस क्या है? बाकी सुनने में तो सब अच्छा लग रहा है, पर लिमिटेशंस क्या है? देखो, वो गोल्ड कितने टाइम तक रहेगा? नहीं ना, गोल्ड को यूज करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, गोल्ड को मनी में कन्वर्ट करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्शन करके क्या चाहते हैं ये? कहते हैं जब हम प्रोडक्शन बाहर बेचते हैं, अपनी प्रोडक्शन को बाहर बेचते हैं, तो वहां से हम मनी नहीं लेते, वहां से भी हमें क्या चाहिए? गोल्ड के फॉर्म में ही यहाँ पे हमें मनी चाहिए। ठीक है, तो गोल्ड के बदले गोल्ड हमें यहाँ पे चाहिए, प्रोडक्शन के बदले हमें यहाँ पे गोल्ड चाहिए, ये थ्योरी बोलती है। बट लिमिटेशंस क्या है? कहते हैं ये कितने टाइम तक चलेगा? जो ये बिजनेस ट्रेड आप गोल्ड और सिल्वर के बदले में कर रहे हैं, ये शॉर्ट रन है, ये लंबे टाइम तक नहीं चलने वाला है। और दूसरी बात क्या है? जब आप अपने प्रोडक्शंस को यहाँ पे करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करने से हम यहाँ पे मना करते हैं, तो इट मीन जो डोमेस्टिक प्राइस है, जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट के प्राइस है, वो ऑटोमेटिकली हाई हो जाएंगे। उसकी वजह से यहाँ पे एक मोनोपोली की सिचुएशन आ जाती है। फिर बात करते हैं आपकी एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। थ्योरी नंबर 2, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी भी आपकी क्लासिकल थ्योरी है। किसने दी थी? एडम स्मिथ ने दी थी, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। कहते हैं 1776 में एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी हमारे एडम स्मिथ ने दी थी। क्या कहता है? कहता है ये फोकस करता है कंट्री शुड प्रोड्यूस एन आइटम, एक कंट्री को वही आइटम प्रोड्यूस करनी चाहिए दैट इट कैन मैन्युफैक्चर मोर प्रोफिशिएंटली। कहता है वही आइटम, उसको वही प्रोडक्शन करनी चाहिए जो एफिशिएंट तौर पे, जिसको बनाने में वो परफेक्ट हो, उसको वही चीज बनानी चाहिए। ठीक है, कहते हैं अब इंडिया ले लीजिए और आप जापान ले लीजिए। इंडिया में व्हीट का जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा है और जापान में जो है वहां पे ऑटोमोबाइल
ऑटोमोबाइल्स का और मोबाइल्स का प्रोडक्शन ज्यादा है। तो क्या कहता है, कहता है कि जो वीट, जापान में आपके कपड़ों का बिजनेस भी ज्यादा है। कहता है कि इंडिया वाले किसमें ज्यादा एफिशिएंट है, किसमें प्रोफिशिएंसी है उनकी, वीट में, तो इंडिया वाले ही वीट बनाए, ठीक है, वीट की प्रोडक्शन ज्यादा करें। और जापान वाले किसमें प्रोफिशिएंट है, वो कपड़ा बनाए, वो ऑटोमोबाइल्स बनाए, वो मोबाइल्स बनाए। तो जिसमें आप एफिशिएंट हैं वो चीज आप बनाए, बट कंडीशन क्या है कि वो चीज बनाए जिसमें लेबर कॉस्ट कम आती हो। मैडम ये क्या बोल दिया, कहता है ठीक है बेटा समझिए ध्यान से। कहता है कि एक कंट्री को वो ही प्रोडक्ट बनाना चाहिए जिसको बनाने में वो एक्सपर्ट है। एक्सपर्ट किस तरीके से है, वो कोस्ट एफिशिएंट है। कोस्ट एफिशिएंट कैसे है, कहते हैं अगर वो कम लेबर के साथ, मींस कम लेस लेबर कॉस्ट के साथ वो ज्यादा प्रोडक्शन करता है, तभी वो एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी के अंदर आता है। ठीक है, कहता है आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करिए बट लेस लेबर यूज करके। ठीक है, जितना कम लेबर होगा उतना ही कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा, लेस कॉस्ट आएगी। और क्या है ये जो आपका एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी कहती है, ये जो थ्योरी बेस्ड है ना, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर के ऊपर बेस है। प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर के ऊपर बेस है। और इसमें एक चीज और कंडीशन है, जो ट्रेड होती है ना, टू कंट्रीज में ट्रेड होती है, सेम फैक्टर होना चाहिए। दो कंट्रीज का कंपैरिजन लिया हमने, आपका इंडिया का और जापान का। ठीक है, इंडिया और जापान में दो यहाँ पे डिफरेंस, यहाँ पे हमने कंडीशन ली की, कहते हैं सेम लेबर कॉस्ट है, सेम लेबर का जो सेम लेबर नेचर है। ठीक है, और साथ में आपका टू कंट्रीज यहाँ पे होना जरूरी है, तभी आप एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी में आएंगे। बेटा मोटा मोटा समझ लीजिए कि जब आप ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जिसको आप कम कॉस्ट में बना सकते हैं, कम लेबर कॉस्ट से बना सकते हैं, तब आप एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी में आते हैं। ऐसे ही जापान कपड़ा बहुत अच्छे से बना सकता है, कम लेबर कॉस्ट के साथ बना सकता है, तो वो एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी में आता है। दो कंट्रीज आती हैं, सेम लेबर कॉस्ट आएगी एंड सेम लेबर का नेचर इसमें आएगा, दैट इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। अब जो हमारी थ्योरी है कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी डेविड रिकार्डो ने 1817 में दी थी। और कौन सी थ्योरी को डेविड ने क्रिटिसाइज किया, जो हमने लास्ट थ्योरी पढ़ी है आपकी एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, ठीक है, उसको क्रिटिसाइज किया हमारे डेविड रिकार्डो ने। डेविड रिकार्डो क्या कहता है, कहता है कि अगर एक नेशन इतना एफिशिएंट है, उसके पास इतने रिसोर्सेस हैं कि वो ज्यादा प्रोडक्ट बना सकता है, तो वो बनाए। जितने ज्यादा प्रोडक्ट वो बनाएगा उतने प्रोडक्ट को वो एक्सपोर्ट करेगा। ठीक है, बट कहते हैं इंडिया, अभी एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताते हुए थे, एक इंडिया है और एक आपका यूएस है। इंडिया जो है 7 रिसोर्सेज से वो वीट बनाता है और 4 रिसोर्सेज से वो चाय बनाता है, टी बनाता है। ठीक है, ऐसे ही यूएस है 11 रिसोर्सेज से वो आपका वीट बनाता है और 10 रिसोर्सेज से वो आपका टी बनाता है। तो मोर एफिशिएंट कौन सी कंट्री हुई दोनों में से? इंडिया इज द मोर एफिशिएंट कंट्री अकॉर्डिंग टू कंपैरेटिव एडवांटेज, क्योंकि उसके पास क्या है, उसके पास रिसोर्सेज है बट वो कम रिसोर्सेज को यूज करके ज्यादा प्रोडक्शन दे रहा है। और इसी को ही यहाँ पे हम कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी बोलते हैं। इस कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी में कुछ चीजें फोकस करने लायक है। कहते हैं कि ठीक है, 2 कंट्री हम ले रहे हैं, इंडिया और यूएस ले रहे हैं, कहते हैं सेम प्रोडक्ट बनाएंगे, वो दोनों कंट्री सेम प्रोडक्ट बनाएंगी और डिफरेंट टेक्नोलॉजी से बनाएंगी। ठीक है, जो ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट बनाएगी, ज्यादा प्रोडक्शन करेगी, कम कॉस्ट से करेगी, वो ही कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी में आएगी, वो ही इसका बेनिफिट उठा पाएगी। कहते हैं और एक चीज यहाँ पे बोली गई है कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी में, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को यहाँ पे फोकस किया गया। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? मान लीजिए एक प्रोडक्ट आपका, एक रिसोर्सेज है 500 का, किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपके 500 यूनिट्स लगते हैं और एक पे लगता है 400, बट जो 500 यूनिट वाले रिसोर्सेज को आप सिलेक्ट करते हैं, इट मींस आपकी जो अपॉर्चुनिटी उस प्रोडक्ट कॉस्ट को के लिए आई है क्या है, 500 माइनस 400 इज इक्वल टू 100। ठीक है, 500 माइनस 400 इज इक्वल टू 100, ये आपकी उस प्रोडक्ट
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, क्योंकि आपने उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए अपने रिसोर्सेज को लगाया है। क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पे? दो कंट्री है, ठीक है, सेम टाइप का प्रोडक्ट बनाए और डिफरेंट टेक्नोलॉजी का यूज करें और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पे आती है। देन इसी थ्योरी में आपका रेशो कॉन्सेप्ट भी अप्लाई होता है। फिर बात करें हेक्सचर-ओलिन थ्योरी। हेक्सचर जो है 1999 में ये थ्योरी लेके आया था और उसके बाद आपका ओलिन ने भी 1933 में इसी थ्योरी को एक्सप्लेन किया था। कहते क्या कहता है? कहते अगर कोई जो कंट्री है, अगर कोई कंट्री है, उस कंट्री के पास फैक्टर्स की अबंडेंस ज्यादा है। अब ये फैक्टर थ्योरी मानी जाएगी, आपकी फैक्टर थ्योरी है ये। इसको फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी भी बोला जाता है। कहता है कि क्या कौन कौन से फैक्टर? कहते हैं कैपिटल, लेबर। देखो अभी जो लास्ट आपके कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी में सिर्फ लेबर का ही यहाँ पे यूज हो रहा है। ए वन फैक्टर थ्योरी अब तक चली हुई थी, यहाँ पे आपके टू फैक्टर थ्योरी स्टार्ट हो गई है। कहते हैं अब बार बार लेबर कॉस्ट कम करे, लेबर कॉस्ट कम करे। नहीं भाई, लेबर के अलावा भी और सारे फैक्टर्स भी हैं जिनको आप प्रोडक्शन करने के लिए यूज करते हैं। कहते कौन से हैं? कहते कैपिटल फैक्टर भी होता है जो आपके प्रोडक्शन के लिए यूज होता है, ठीक है। उन्हीं दो फैक्टर्स के बिहाफ पे आपकी टू फैक्टर थ्योरी इसको बोला जाता है, फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी भी इसको बोला जाता है। हेक्सचर-ओलिन थ्योरी में क्या बोला जाता है? फोकस ऑन प्रोड्यूसिंग आइटम दैट यूजेस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अवेलेबल इन अबंडेंस। अगर किसी कंट्री के अंदर प्रोडक्शन करने के लिए उसके पास फैक्टर्स ज्यादा मात्रा में है, मीन्स उसके पास फैक्टर्स ज्यादा है, तो उन ज्यादा फैक्टर्स को यूज करके वो जितनी ज्यादा प्रोडक्शन करता है वो आपकी हेक्सचर-ओलिन थ्योरी में आती है। कहते हैं ये तो आपकी बात ठीक है। इट मीन्स अगर मेरे पास लेबर ज्यादा है, अगर मेरे पास लेबर ज्यादा है तो मैं लेबर इंटेंसिव से ज्यादा प्रोडक्शन करूंगी। अगर मेरे पास कैपिटल ज्यादा है तो मैं कैपिटल को ज्यादा यूज करके कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट को यूज कर। अभी इंडिया है, इंडिया का लेबर इंटेंसिव है, लेबर से जितनी चीजें बनाई जाएंगी, लेबर इंटेंसिव आपके लेबर फैक्टर को यूज करके जितनी ज्यादा चीजें बनाई जाएंगी उन्हीं को वो एक्सपोर्ट करेगा, ठीक है, और कैपिटल को इंपोर्ट करेगा। क्यों? उसके पास कमी किस चीज की? उसके पास कैपिटल की कमी है। जो ज्यादा है फैक्टर, कौन सा फैक्टर? लेबर से बनी हुई चीजें ज्यादा है तो एक्सपोर्ट करेगा, और किस चीज की जरूरत है उसको कैपिटल की जरूरत है तो कैपिटल से बनी हुई चीजों को वो इंपोर्ट करेगा, ठीक है। कहता है अब लेबर बाहर भेजेगा तो क्या आएगा? उसके पास कैपिटल आएगा। कैपिटल यही एक बैलेंस बनाने के लिए वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अभी आपकी जो फिफ्थ थ्योरी आती है आपकी क्लासिकल थ्योरी में, लियोनटिफ पैराडॉक्स, स्टिफ-लियोनटिफ पैराडॉक्स। स्टिफ-लियोनटिफ ने ये थ्योरी आपको दी थी। कहता है ये यूएस का पर्सन था, ये कहता मैं इस थ्योरी को नहीं मानता हूँ, हेक्सचर-ओलिन थ्योरी को। कहता है आप क्या कहते हैं, अगर आपके पास ज्यादा जिस चीज की ज्यादा जो फैक्टर ज्यादा है उससे आप ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं और उसको बाहर भेजते हैं, ठीक है, उसके बदले में आप जो फैक्टर आपके पास कमी है उसको आप इंपोर्ट करते हैं। कहते मैं इस थ्योरी को नहीं मानता हूँ। मेरी थ्योरी के अकॉर्डिंग मैं देख रहा हूं कि यूएस में ये आपकी जो थ्योरी है हेक्सचर-ओलिन वाली थ्योरी बिल्कुल अप्लाई नहीं होती है। क्यों अप्लाई नहीं होती है? वो क्या करते हैं, जो चीज उनके पास ज्यादा है उसी को ही वो इंपोर्ट करते हैं, जो चीज ज्यादा है उसी को इंपोर्ट करते हैं और जो चीज कम है उसको वो एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, यूएस वाज इंपोर्टिंग मोर कैपिटल इंटेंसिव गुड्स। वो उन्हीं चीजों को ज्यादा इंपोर्ट करेगा जो चीजें उसके पास ज्यादा है, ठीक है, और एक्सपोर्ट किसको करेगा? वो लेबर इंटेंसिव को, जो उसके पास कम है। तो यूएस में इस चीज को ज्यादा अप्लाई नहीं किया गया है। तो यहाँ पे अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि हेक्सचर-ओलिन थ्योरी को किसने क्रिटिसाइज किया? स्टिफ-लियोनटिफ पैराडॉक्स की थ्योरी ने हेक्सचर-ओलिन को क्रिटिसाइज किया। अब हम मॉडर्न थ्योरीज की तरफ चलते हैं। क्लासिकल थ्योरीज के बाद अब बात करते हैं मॉडर्न थ्योरी की। क्लासिकल थ्योरी बेस्ड हमारी नेशन के, फुल नेशन की, नेशन क्या करता है, कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, कैसे अपनी वैल्यू को बढ़ाता है। कहीं पे लेबर कॉस्ट को आपने कम दिखाया गया था, अगर कम लेबर कॉस्ट तो ज्यादा इफेक्टिव आप माने जाते, कॉस्ट एफिशिएंट आप माने जाते। कहीं पे आपको गोल्ड इकट्ठा करना था। तो बहुत सारी थ्योरीज आप क्लासिकल थ्योरीज में पढ़े हैं। अभी बात करते हैं मॉडर्न थ्योरी की। मॉडर्न थ्योरी पूरे नेशन के ऊपर बेस्ड नहीं है, ये एक यूनिट और फर्म के ऊपर बेस्ड है। कहता है क्या करता है, फर्स्ट थ्योरी
कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरी हमारे स्टीफन लिंडर ने दी थी। क्या कहता है, कहते हैं एक कंट्री दूसरी कंट्री से सेम हो सकती है अगर उसका सेम लेवल ऑफ डेवलपमेंट हो सकता है, अगेंस्ट सिमिलर प्रेफरेंसेस होनी चाहिए उस कंट्री के लोगों की। प्रेफरेंसेस टेस्ट अगर सेम है तो उसकी डेवलपमेंट उस कंट्री की तरह हो सकती है जो कंट्री इनके जैसी सेम डेवलपमेंट के फेस में चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि वहां के लोगों का टेस्ट प्रेफरेंसेस भी इस कंट्री के लोगों के टेस्ट प्रेफरेंसेस की तरह ही है। तो सेम लेवल ऑफ डेवलपमेंट, सिमिलर प्रेफरेंसेस। फिर बात करते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी क्या है? तो इस देखो वैसे तो हमारे प्रोडक्ट के 4 स्टेजेस होते हैं, कहीं में 5 भी होते हैं, बट यहाँ पे 3 स्टेजेस थ्योरी यहाँ पे मानी गई है। न्यू प्रोडक्ट, मैच्योर प्रोडक्ट एंड स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट। ये हमारी रेमंड वर्नम ने थ्योरी दी थी। ये प्रोडक्ट बेस्ड है, मीन्स एक फर्म का आप एक फर्म की प्रोडक्शन को, एक फर्म की वैल्यू कैसे बढ़ती है उसके प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की वजह से बढ़ती है। फिर एक ग्लोबल स्ट्रेटेजिक राइवलरी थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। कहते हैं ग्लोबल स्ट्रेटेजिक राइवलरी थ्योरी 1980 में पोल और कैल्विन ने दी थी। कहता है एक, और ये जो थ्योरी है पूरे एमएनसी के ऊपर बेस्ड है। एमएनसी जो फर्म्स होती हैं, जो कंपनीज होती है, बड़ी बड़ी जो बिजनेस होते हैं उनके ऊपर बेस्ड है। एक एमएनसी कंपनी मार्केट में खड़े रहने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटेजिक लगाती है, कौन कौन सी स्ट्रेटेजी, कौन कौन से प्लान करती है कि वो अपने कंपटीटर को वहां पे आने से बैरियर लगा दे, आने से उसकी रोक लगा दे। तो यहाँ पे बैरियर ऑफ एंट्री भी यहाँ पे मेन पॉइंट आपका फोकस करता है। क्या कहता है? एमएनसी कंपनी वो सारे काम करती है, वो स्ट्रेटेजिक लगाती है, वो ऐसी ऐसी स्ट्रेटेजी लगाती है कि वो ग्लोबल मार्केट में अपना प्लेस बना के रखे। कहते क्या है? कहता है एक कंपनी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तब लेती है अगर वो ग्लोबल इंडस्ट्री, अगर वो ग्लोबल फर्म है। ठीक है, एक इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तब लेती है अगर वो ग्लोबल फर्म है। ग्लोबल फर्म का मतलब क्या है कि वो इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस करते हैं, जहां पे भी वो बिजनेस कर रही है वहां पे वो एक तगड़े कॉम्पिटिटर की तरह खड़ी हुई है। बहुत सारी स्ट्रेटेजी, जैसे एक स्ट्रेटेजी में हो गया उसका एक ट्रेडमार्क, लोगो हो गया, कॉपीराइट हो गया। तो जैसा प्रोडक्ट वो बना रहे कोई दूसरा वो बनाएगा नहीं। ठीक है, अगर दूसरा बनाएगा तो वो सेम नाम से नहीं बना सकता। ये भी एक यहाँ पे एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज उसका यहाँ पे आ जाता है। कहता है ये मेन थ्योरी आपकी है बेस्ड ऑन एमएनसी। क्या बताया इस थ्योरी में कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेती है कंपनी दूसरे कंपटीटर से बेटर कैसे काम करती है। हर वो काम करती है जो मार्केट में उसको बेटर दिखाए अपने कंपटीटर से। उसी थ्योरी को ग्लोबल स्ट्रेटेजिक राइवलरी थ्योरी बोलते हैं। फिर आती है पोर्टर नेशनल कॉम्पिटिटिव थ्योरी। पोर्टर नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्योरी क्या है? हमारे माइकल पोर्टर ने ये थ्योरी दी थी। इस थ्योरी में जो बिजनेस सेगमेंट है, जो आपके बिजनेस की ग्रोथ है, वो बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। किसके ऊपर डिपेंड करती है? आपकी इनोवेशन के ऊपर। आप नई नई टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, नए नए मेथड यूज करते हैं प्रोडक्ट को बनाने के, नई नई प्रोसेस को यूज करते हैं, और आप टाइम टाइम पे रेनोवेट करते रहते हैं। और आपकी जो डिमांड कंडीशन कैसी है, और आपकी जो लोकल मार्केट के रिसोर्सेज कैसे हैं, और आपकी कैपेबिलिटी कैसी है बिजनेस को लेके, वो सब आपके पोर्टर नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में आते हैं। अगर आप अपने बिजनेस को एक प्रॉपर स्टैंड करके रखना चाहते हैं, एक प्रॉपर पावरफुल यूनिट की तौर पे काम करना चाहते हैं, तो आपको इनोवेशन, प्रोसेस और आपके लोकल मार्केट के रिसोर्सेज को, अपनी फुल ऑफ कैपेबिलिटी को और अपने फैक्टर्स को, अपने रिसोर्सेज को प्रॉपर यूज करके आप मार्केट में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले सकते हैं। ये हमारी क्लासिकल और मॉडर्न थ्योरीज का टॉपिक कंप्लीट हो गया। इंटरनेशनल बिजनेस का हमारा टॉपिक खत्म हो गया है। अब हम नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। और जो भी इससे रिलेटेड डाउट्स हैं वो आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। हम जल्दी ही जब हमारा सिलेबस पूरा हो जाएगा तो हर टॉपिक से रिलेटेड हम यहाँ पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच।